So let's start with that. It's the topic is confession. From Indian Evidence Act 1872, we know that thing that from section 24 to section 30, the provisions are regarding confession. Confession जिसको हम हिंदी में संस्वीकृति कहते हैं, जो कि धारा 24 से लेकर धारा 30 तक कवर करते हैं और ये एडमिशन का पार्ट है। और इसी वजह से एक बात ही आपको हमेशा याद रखनी है, इस तरह का क्वेश्चन भी बन सकता है that every confession is a admission, is an admission, but every admission cannot be a confession. हर confession admission है। क्यों ऐसा? क्योंकि confession admission का ही पार्ट बन रहा है, तो इसलिए हर confession admission हो जाता है। और confession particularly कौन से ऐसे admissions होते हैं जिन्हें हम confession कहेंगे, इस बात को आप समझने की कोशिश करें। कौन से ऐसे एडमिशंस हैं जिनको हम कन्फेशन की कैटेगरी में ले लेंगे। तो पहली बात तो एक ब्रॉड जो क्लासिफिकेशन है वो क्या है, वो ये कि कन्फेशन नॉर्मली क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में यूज किया जाता है। वर्ड कन्फेशन इज यूज्ड फॉर द क्रिमिनल ट्रायल्स, पहली बात। दूसरी बात, क्रिमिनल ट्रायल में भी कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं जिनको हम सिर्फ एडमिशन मानते हैं और कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं जिनको हम कन्फेशन मानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत ही पॉपुलर केस हुआ था, आरुषि मर्डर केस, जिसके ऊपर मूवी भी बनी है, जिसके ऊपर आपको यूट्यूब पे काफ़ी सारे न्यूज़ रिपोर्ट्स भी मिल जाएंगी और आप लोग भी इसके बारे में कन्वर्जेंट होंगे। जो दिल्ली में आरुषि मर्डर केस जो हुआ था, उसमें ये था सिचुएशन, फैक्ट ये था कि घर के अंदर फादर, मदर, सर्वेंट और एक वो बच्ची थे जिसका मर्डर हुआ। अब इन चार में से सर्वेंट का और उस गर्ल का, आरुषि का, दोनों का मर्डर हो गया। घर के अंदर फादर और मदर, ये दो पर्सन है जो अलाइव बचे हैं। अब ट्रायल जब चला तो फादर और मदर पे ही चला ट्रायल कि इन दोनों ने ही मर्डर किया है। उन्होंने ड्यूरिंग द ट्रायल एक स्टेटमेंट दिया कि घर में हम 4 लोग थे, घर का दरवाज़ा बंद था, बाहर से कोई भी नहीं आया क्योंकि आने के लिए उसको ताला खोलना पड़ता और अंदर से कोई भी नहीं गया क्योंकि ताला लॉक था, ताला हमने ही सुबह खोला। ये सारे स्टेटमेंट्स वो दे रहे हैं अपने ट्रायल के अंदर, ठीक है। और घर के अंदर हम जो 4 थे, 4 में से 2 का मर्डर हुआ है और हम 2 अलाइव बचे हैं। जो नौकर था उसका भी मर्डर हुआ, वो भी घर के अंदर ही हुआ है। ये सारे उन्होंने स्टेटमेंट। और फाइनली मर्डर हमने नहीं किया, ठीक है। अब उन्होंने जो कहा कि घर लॉक था, घर के अंदर हम 4 थे, 4 में से 2 का मर्डर हो गया, 2 अलाइव हैं, ये सारे एडमिशंस हैं। क्यों? क्योंकि ये बातें वो एक्सेप्ट तो कर रहे हैं, लेकिन ये कहीं पे भी उनके क्राइम को प्रूव नहीं कर रहे हैं। अगर वो कह देते कि हमने ही मर्डर किया तो फिर वो कन्फेशन हो जाता। तो सारे के सारे एडमिशंस, तो सारे स्टेटमेंट्स एडमिशन तो बन रहे हैं, लेकिन उन एडमिशंस में से ऐसा स्टेटमेंट जो डायरेक्टली ये इन्फ्लिक्ट करेगा, डायरेक्टली ये इंडिकेट करेगा कि इस पर्सन ने ही क्राइम किया है, मैंने ही क्राइम किया है, तब जाके वो कन्फेशन बनेगा, अदरवाइज वो एडमिशन ही रह जाएगा। उन्होंने कहा कि घर में हम 4 लोग थे और कोई नहीं आया और कोई नहीं गया, ये बात क्या थी? ये एडमिशन थी। लेकिन मर्डर हमने नहीं किया तो फिर उसको कन्फेशन नहीं मान सकते। अगर वो कहते कि मर्डर हमने किया तभी हम उसको कन्फेशन मानते। तो आई होप एडमिशन और कन्फेशन के बीच का आपको थोड़ा सा डिफरेंस समझ में आ पाया होगा। एडमिशंस जो हैं वो सिविल प्रोसीडिंग्स में लेते हैं और कन्फेशंस क्रिमिनल प्रोसीडिंग में लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में एडमिशंस नहीं आते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं जो कि एक्सेप्ट करता है अक्यूज्ड। बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि अक्यूज्ड एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ मैं उस क्राइम सीन पे था, हाँ मैं उस पर्सन के साथ था जिसका मर्डर हुआ, हाँ मैंने वहां पे जहाँ पे चोरी हुई मैं वहां पे था। ये सारे क्या है? ये सारे एडमिशन है। लेकिन मैंने ही चोरी की, जब वो ये कहेगा तब वो कन्फेशन बनेगा। सिर्फ ये कहना कि मैं क्राइम सीन पे था, ये कन्फेशन नहीं है, ये एडमिशन है। कन्फेशन किसे कहेंगे? ऐसा स्टेटमेंट जिसमें वो डायरेक्टली अपने गिल्ट को एडमिट करे। क्राइम सीन पे होना इज नॉट अ गिल्ट, लेकिन क्राइम सीन पे जो क्राइम हुआ, मर्डर और द रॉबरी और द डेकोइटी और व्हाटएवर, उस गिल्ट को एक्सेप्ट करना, दैट विल बी अ कन्फेशन।
आई थिंक ये एडमिशन और कन्फेशन के बीच का डिफरेंस आप लोगों को समझ में आ पाया होगा। अब यहाँ पे जो मैंने लिखा है इसको थोड़ा सा हम पढ़ते हैं। सबसे पहले मीनिंग की अगर हम बात करें, सो कन्फेशन इज अ वॉलंटरी स्टेटमेंट मेड बाय एन अक्यूज्ड or a person charged with a crime in which he acknowledges that he is guilty of committing that crime. इसको थोड़ा सा ब्रेक करके हम समझते हैं क्या लिखा है। कन्फेशन इज अ वॉलंटरी स्टेटमेंट, तो सबसे पहली बात, कन्फेशन अपनी स्वेच्छा से दिया गया एक स्टेटमेंट होता है। दूसरी बात, मेड बाय एन अक्यूज्ड, अक्यूज्ड ही दे रहा है। अगर कोई अदर पर्सन दे रहा है तो उसको हम फिर कन्फेशन में नहीं लेंगे, फिर उसको हम टेस्टिमनी में लेंगे, एविडेंस में लेंगे, लेकिन कन्फेशन में नहीं लेंगे। तो पहली बात वॉलंटरी होना चाहिए। दूसरी बात अक्यूज्ड खुद देगा। और अ पर्सन चार्ज, यहाँ पे थोड़ा सा ये गलत लिखा हुआ है, इसको आप करेक्शन करके पढ़ना। ये क्या आएगा यहाँ पे, चार्ज्ड, ठीक है जी, यहाँ पे मिसिंग है। तो पर्सन चार्ज्ड विद अ क्राइम, जिस पर्सन के ऊपर वो क्राइम का चार्ज लगा है वही पर्सन अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से अगर एक्नॉलेज कर लेता है, खुद ही एक्सेप्ट कर लेता है दैट ही इज गिल्टी, अपना गिल्ट के मैं ही अपराधी हूं, मैं ही इस बात का मुझे दुख है कि मैंने ये काम किया और मैंने ये किया है। सो ही एक्नॉलेजेस दैट ही इज गिल्टी ऑफ कमिटिंग दैट ऑफेंस। तो व्यक्ति जिसके ऊपर चार्जेस लगे हैं वो खुद अपनी इच्छा से अगर उन चार्जेस को एक्सेप्ट करता है तब हम उसे कन्फेशन कहेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट इसमें एक बात लिखी है, दैट इज द कन्फेशन ऑफ एन अक्यूज्ड कैन नॉट बी यूज्ड अगेंस्ट को अक्यूज्ड। लेकिन बट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, ये जो स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है इसका एक एक्सेप्शन भी है। क्या कोई बता सकता है एक्सेप्शन कहाँ पे और दिया हुआ है? द कन्फेशन ऑफ एन अक्यूज्ड कैन नॉट बी यूज्ड अगेंस्ट को अक्यूज्ड। जनरल रूल क्या है कि अगर दो ए और बी दोनों ने मिलकर कोई ऑफेंस किया है और ए ने अगर कन्फेशन दिया कि हाँ मैंने ये किया है ऑफेंस, तो ये कन्फेशन ए का बी के अगेंस्ट में यूज नहीं किया जाएगा। दिस इज जनरल रूल, दैट इज अ कन्फेशन ऑफ एन अक्यूज्ड कैन नॉट बी यूज्ड अगेंस्ट हिज को अक्यूज्ड। ये जनरल रूल है, लेकिन इस जनरल रूल का एक एक्सेप्शन है। क्या कोई बता सकता है कहां दिया हुआ है जनरल रूल का एक्सेप्शन? सेक्शन 30 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, हमने पढ़ा था, भूल गए आप लोग? सेक्शन 30 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट क्या कहता है? दैट इज कन्फेशन बाय द पर्सन फॉर द सेम ऑफेंस अंडर द सेम ट्रायल विल बी यूज्ड अगेंस्ट द को अक्यूज्ड ऑल्सो। दो वर्ड वहां पे आते हैं, सेम ऑफेंस सेम ट्रायल, तो फिर वो अक्यूज्ड के को अक्यूज्ड के अगेंस्ट में भी यूज किया जा सकेगा। दैट इज एन एक्सेप्शन टू दिस जनरल रूल, दैट इज कन्फेशन ऑफ एन अक्यूज्ड कैन नॉट बी यूज्ड अगेंस्ट को अक्यूज्ड। ठीक है, अब एक बात आप ध्यान रखिएगा, जो ये कन्फेशन है ना, ये इंडियन एविडेंस एक्ट में कहीं पे भी डिफाइंड नहीं है। सेक्शन 24 ये तो बताता है कि कौन से कन्फेशंस को हम इनएडमिसिबल लेंगे। वहां पे 3 वर्ड्स आए थे अगर आपको याद हो तो, कोई भी ऐसा कन्फेशन जो इंड्यूसमेंट में दिया है, अंडर द थ्रेट दिया है, अंडर द प्रॉमिस दिया है। 3 वर्ड्स आए थे, अंडर द इंड्यूसमेंट, अंडर द प्रॉमिस, अंडर द थ्रेट। तो ऐसे कन्फेशन को हम रेलेवेंट नहीं लेंगे। दैट काइंड ऑफ कन्फेशन नीड नॉट टू बी प्रूव्ड। सेक्शन 25 में लिखा था पुलिस ऑफिसर को दिया हुआ कन्फेशन नीड नॉट टू बी प्रूव्ड। सेक्शन 26 में लिखा था पुलिस कस्टडी में दिया हुआ कन्फेशन नीड नॉट टू बी प्रूव्ड। सेक्शन 27 में लिखा था हाउ मच ऑफ द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम द अक्यूज्ड कैन बी प्रूव्ड, यानी कि उसके बेसिस पे अगर कोई फैक्ट वगैरह रिकवर हो पाते हैं तो। लेकिन कहीं पे भी ये नहीं लिखा है कि कन्फेशन का मीनिंग क्या है या कन्फेशन को डिफाइन नहीं किया है। तो उसके लिए हम डेफिनेशन लेंगे। जस्टिस स्टीफन ने कन्फेशन को डिफाइन किया है एज कन्फेशन इज एन एडमिशन। तो एक बात तो इससे ये पता चल जाती है दैट कन्फेशन इज अ पार्ट ऑफ एडमिशन। इनकी डेफिनेशन में भी पता चल रहा है क्या है। कन्फेशन इज एन एडमिशन मेड एट एनी टाइम बाय अ पर्सन चार्ज्ड विद अ क्राइम। जो पर्सन जिसके ऊपर क्राइम का चार्ज लगा है वो किसी भी समय पर
अगर एडमिशन देता है, किस तरह का, स्टेटिंग और सजेस्टिंग, या तो वो कह रहा है या फिर ऐसा कुछ सजेस्ट कर रहा है, द इन्फ्रेंस दैट ही कमिटेड द क्राइम। तो किसी भी स्टेज पर अगर पर्सन जिसके ऊपर चार्जेस लगे हैं वो किसी भी स्टेज पर, ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग, बिफोर द प्रोसीडिंग, ड्यूरिंग द ट्रायल, किसी भी स्टेज पे अगर वो उस क्राइम के कमीशन को एडमिट करता है कि हाँ मैंने ही क्राइम किया है, तो उसे हम कन्फेशन कहेंगे। दिस डेफिनेशन वाज गिवन बाय जस्टिस स्टीफन। अब यहाँ पे कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स मैंने मेंशन किए हैं, दैट व्हाट शुड बी द एसेंशियल्स ऑफ अ कन्फेशन। एक कन्फेशन में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होने चाहिए, तो उसके लिए आप देखेंगे कि सबसे पहला तो है, दैट इज इट मस्ट बी मेड ओनली बाय द अक्यूज्ड और अ पर्सन चार्ज्ड विद अ क्राइम। कोई दूसरा देगा तो उसको कन्फेशन नहीं लेंगे, अक्यूज्ड खुद देगा तो उसको कन्फेशन लेंगे। दूसरा पॉइंट आता है, इट मस्ट बी वॉलेंटरी, स्वेच्छा से दिया होना चाहिए, किसी तरह का इंड्यूसमेंट, थ्रेट या प्रॉमिस नहीं होना चाहिए, पूरी तरह से वॉलेंटरी होना चाहिए। थर्ड पॉइंट आता है, इट मे बी टू अ मैजिस्ट्रेट और अनदर पर्सन। देखिए जो कन्फेशन है वो मैजिस्ट्रेट को भी दे सकते हैं और अनदर पर्सन को भी दे सकते हैं। अगर मैजिस्ट्रेट को कन्फेशन करेंगे, मैजिस्ट्रेट के सामने कन्फेशन करेंगे तो उसको हम जुडिशियल कन्फेशन कहेंगे, और अगर अदर पर्सन के सामने कन्फेशन करेंगे तो उसको हम एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन कहेंगे। लेकिन दोनों के सामने दिया जा सकता है, मैजिस्ट्रेट के सामने भी दे सकते हैं और अनदर पर्सन के सामने भी दे सकते हैं। फोर्थ पॉइंट देखिए एसेंशियल एलिमेंट्स में, इट मस्ट कंटेन अ स्टेटमेंट एडमिटिंग द गिल्ट। कन्फेशन में ऐसा स्टेटमेंट होना चाहिए जो व्यक्ति अपने गिल्ट को एडमिट कर रहा हो कि हाँ मैंने ये गलती की है। ठीक है, सिर्फ ये बोल देना कि मैं क्राइम सीन पे था, मेरे सामने मर्डर हो रहा था, दिस इज नॉट कन्फेशन। मैंने मर्डर किया, दैट इज कन्फेशन। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट देखिए क्या है इसका एसेंशियल एलिमेंट्स का, इट मे बी अ स्टेटमेंट आइदर ओरल और डॉक्यूमेंट्री। बहुत ही अच्छी बात है कि जो कन्फेशन है वो वर्बल फॉर्म में भी हो सकता है, व्यक्ति बोल के भी बता सकता है, और कन्फेशन लिख कर भी बता सकता है, दोनों तरह का हो सकता है। और लास्ट एसेंशियल एलिमेंट इसका आता है, इट मस्ट बी डेफिनेट एंड सर्टेन। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि हाँ मैंने ये वाला क्राइम इस जगह पे इस समय यहाँ पे किया, क्लियर बताना चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ उस दिन ऐसा हुआ था, मैं वहां पे गया था, मैंने एक जगह चोरी की थी, एक जगह कौन सा, आप प्रॉपर बताइए कि कहाँ पे आपने चोरी की थी। सर्टेन होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए। ठीक है। सपोज किसी पर्सन के ऊपर चार्ज है कि उसने इस पर्टिकुलर डेट पे इन दो घरों में चोरी की, और वो बोलता है कि हाँ मैंने किसी जगह पे उस जगह एक जगह पे चोरी तो की थी, एक जगह नहीं, आप प्रॉपर बताएं, दो जगहों का उसके ऊपर चार्ज है, दो घरों का है, दो में से कौन से वाले घर में की है, तो वो तो उसके लिए हो जाएगा कन्फेशन। फिर दूसरे वाले का देखा जाएगा कि दूसरे वाले के लिए क्या कोरोबरेटिव एविडेंस और दूसरे आते हैं। ठीक है, ये था एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कन्फेशन। वैसे तो कन्फेशन के ऊपर बहुत सारे लीडिंग केसेस हैं, लेकिन एक केस लॉ काफ़ी इम्पॉर्टेंट है जिसको अक्सर डिस्कस किया जाता है ज़्यादातर कमेंट्री बुक्स में भी, दैट इज़ पलविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब AIR 1952। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि इसमें जो ट्रायल कोर्ट थी उसका वर्डिक्ट कुछ अलग था, और जब ये केस सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें वर्डिक्ट को बिल्कुल चेंज कर दिया था। कन्फेशन जो है वो दो तरह के हो सकते हैं, इंकल्पेटरी कन्फेशन एंड एक्सकल्पेटरी कन्फेशन। ऐसा कन्फेशन, कन्फेशन का मीनिंग तो आप समझ ही चुके हैं, जब कोई व्यक्ति अपने गिल्ट को एक्सेप्ट करता है, अपने क्राइम को एक्सेप्ट करता है, तो उसे हम कन्फेशन कहते हैं। तो ऐसा कन्फेशन जो कि आपको सजा दिला सकता है, आई रिपीट, ऐसा कन्फेशन जिसकी वजह से आपको सजा मिल सकती है, उसको बोलते हैं इंकल्पेटरी कन्फेशन। और ऐसा कन्फेशन या ऐसा एडमिशन जिसकी वजह से आप बरी हो सकते हैं, आप जो उस जुर्म से मुक्त हो सकते हैं, आप एक्विट हो सकते हैं, ठीक है, तो वो कहलाता है एक्सकल्पेटरी कन्फेशन। आई रिपीट, द कन्फेशन ड्यू टू विच यू कैन बी कन्विक्टेड। ऐसा कन्फेशन, ऐसी संस्वीकृति जिसकी वजह से आपको सजा दी जा सकती है, तो वो कहलाता है इंकल्पेटरी कन्फेशन। आप लिख सकते हैं चाहे तो, इनकल्पेटरी कन्फेशन। और ऐसा कन्फेशन, ऐसी स्वीकृति
जिसकी वजह से आप एक्विट हो सकते हैं, आप दोष मुक्त हो सकते हैं, वो कहलाता है एक्सकल्पेटरी कन्फेशन। एक्सकल्पेटरी कन्फेशन, ठीक है। तो जो ट्राई, ये पहले तो मैं केस के थोड़े से फैक्ट बताता हूँ आपको शॉर्ट में। काफ़ी इंटरेस्टिंग केस है। इसमें क्या है, पलविंदर कौर के जो हस्बैंड थे वो फोटोग्राफी का शौक रखते थे, और फोटोग्राफी के लिए एक केमिकल का यूज़ होता था जो कि काफ़ी पॉइजनस होता था। तो एक समय वो कुछ फोटोग्राफी का कुछ काम कर रहे थे, और वो जो पॉइजनस केमिकल था वो भी उनके वहाँ टेबल पे रखा हुआ था एक बोतल में। अचानक से उनकी तबीयत कुछ ख़राब हुई। उन्होंने अपनी वाइफ से कहा कि भाई मुझे दवाई ला के दो। वाइफ ने दवाई ला के दी और वहीं उस टेबल पे रख दी। अब जहाँ पे वो पॉइजनस केमिकल की बोतल रखी थी उसी के पास में वो दवाई की बोतल भी रखी हुई थी, और पलविंदर कौर के जो हस्बैंड थे उन्होंने दवाई की बोतल की जगह गलती से वो पॉइजनस केमिकल की बोतल उठा के उसको पी लिया, और उसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। और जैसे ही डेथ हुई तो पलविंदर कौर डर गई काफ़ी, और फिर उसने क्या किया, उसने अपने एक अकम्प्लिस, अपने एक फ्रेंड की मदद लेते हुए उनकी डेड बॉडी को, अपने हस्बैंड की डेड बॉडी को कुएं में फेंक दिया। जिससे कि, क्योंकि उसको ऐसा डर लगा कि कहीं मेरे ऊपर ये ना आ जाए कि भी मैंने मारा है, तो ये उन्होंने कुएं में फेंक दिया। अब जब केस में, ट्रायल कोर्ट में, ये दोनों उन्होंने सारी एडमिशन दिए कि मैंने दवाई दी थी, मेरे हस्बैंड ने उसे पिया दूसरे वाली बोतल से, और फिर उनकी डेथ हो गई। फिर मैंने अपने फ्रेंड के साथ मिलकर उनकी बॉडी को कुएं में फेंक दिया। तो इसमें से ट्रायल कोर्ट ने क्या किया कि भी आपने उनको दिया था, उसमें एक्सकल्पेटरी और इंकल्पेटरी को, दो पार्ट्स को अलग अलग करके, और उनको अक्यूज बना दिया कि आपने जो बॉडी को एक तरह 201 का चार्ज उन पर लगा दिया साक्ष्य मिटाने का, और उनको एक पनिश कर दिया, कन्विक्ट कर दिया इस बात के लिए। फिर ये केस जब गया तो सुप्रीम कोर्ट ने यह हेल्ड किया, कन्फेशन को कभी भी दो अलग अलग नहीं किया जाना चाहिए। कन्फेशन तभी लिया जाना, या तो उसको पूरा लिया जाए या फिर उसको पूरा छोड़ा जाए। आप आधा कन्फेशन एक्सेप्ट कर लें और आधा कन्फेशन छोड़ दें, ये अगेंस्ट द रूल हो जाएगा, अगेंस्ट द जस्टिस हो जाएगा। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये लिया था कि इनका कन्फेशन अगर लेना है तो इंकल्पेटरी और एक्सकल्पेटरी को अलग अलग नहीं किया जाए, पूरा का पूरा कन्फेशन या तो एक्सेप्ट किया जाए या पूरा का पूरा कन्फेशन डिनाई किया जाए। कन्फेशन को आधा अधूरा नहीं लिया जा सकता है। ये हेल्ड हुआ था पलविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, AIR 1952 का ये केस है। यहां तक आपके किसी के माइंड में कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं। कन्फेशन के क्लासिफिकेशन की बात करें, या सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो टाइप्स ऑफ कन्फेशन। कन्फेशन कितने तरह का हो सकता है? तो नॉर्मली तो कन्फेशन दो ही हैं, जुडिशियल कन्फेशन एंड एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। अगर कन्फेशन मैजिस्ट्रेट के सामने दिया तो जुडिशियल कन्फेशन, और अगर कन्फेशन अदर किसी पर्सन के सामने दिया, क्योंकि मैंने ऊपर आपको एसेंशियल्स में लिखाया था ना, दैट कन्फेशन मे बी इन फ्रंट ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट एंड मे बी इन फ्रंट ऑफ अदर पर्सन। तो कन्फेशन अगर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को दिया तो जुडिशियल कन्फेशन, और अगर कन्फेशन किसी अदर पर्सन को दिया तो वो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। लेकिन एक इसी में थर्ड कैटेगरी और बन जाती है जिसको हम बोलते हैं रिट्रैक्टेड कन्फेशन। तो रिट्रैक्टेड कन्फेशन को हम बाद में लेंगे, पहले हम डिटेल में समझ लेते हैं कि जुडिशियल कन्फेशन और एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन में डिफरेंस क्या है, और उनको अगर लिखने के लिए आता है तो हम क्या क्या पॉइंट्स उसमें लिख सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट, क्योंकि बेसिक डिफरेंस तो मैंने बता दिया, जज के सामने दिया तो जुडिशियल, और अदर अनदर किसी पर्सन को दिया तो एक्स्ट्रा जुडिशियल। अनदर पर्सन में पूरी दुनिया आ जाती है, ठीक है। देखिए सबसे पहला पॉइंट, जुडिशियल कन्फेशंस आर दोज विच आर मेड टू अ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 164 CRPC 1973। यानी कि जुडिशियल कन्फेशन वो कन्फेशन है जो कि अक्यूज्ड कोर्ट प्रेमिसेस में जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के सामने अंडर सेक्शन 164 ऑफ CRPC में देता है, और जब जज उसके 164 के स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करता है उसे कन्फेशन में काउंट किया जाएगा। और बिफोर द कोर्ट ड्यूरिंग कमिटल प्रोसीडिंग और ड्यूरिंग ट्रायल, और अगर वो 164 के जब उसके बयान रिकॉर्ड किए जा रहे थे उस समय अगर उसने कुछ कन्फेशन अगर नहीं भी दिया है, बाकी थ्रू आउट द प्रोसीडिंग, थ्रू आउट द ट्रायल, कभी भी कुछ भी उसने ड्यूरिंग द
इन द कोर्ट बोला है, बिफोर द कोर्ट अगर बोला है, तो वो भी उसका कन्फेशन में और जुडिशियल कन्फेशन में लिया जाएगा। ठीक है। एक्स्ट्रा जुडिशियल के लिए देखिए क्या लिखता है, extrajudicial confession are those which are made to any person other than those authorized by law to take confession। अब by the law तो authorized सिर्फ जज ही हैं, जज एंड द मैजिस्ट्रेट आर ऑथराइज्ड बाय लॉ, तो उनके अलावा जितने भी लोगों को दिया गया वो सब एक्स्ट्रा जुडिशियल में आएंगे। ठीक है, चाहे वो फ्रेंड हो, रिलेटिव हो, नेबर हो, पुलिस ऑफिसर हो, स्ट्रेंजर हो। इवन एक चीज बड़ी आप लोगों को एक्सेप्शन लगेगी, अगर किसी मैजिस्ट्रेट को अदर देन उसके वर्किंग आवर्स में कोई कन्फेशन कहा गया है, वो भी एक्स्ट्रा जुडिशियल में आएगा। जो कोर्ट के टाइमिंग्स हैं सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक, या टाइमिंग को ना लें, जिस समय वो जज, वो मैजिस्ट्रेट अंडर द जुडिशियल अथॉरिटी वर्क कर रहा है, तब तक जो स्टेटमेंट दिया गया वो तो जुडिशियल कन्फेशन में होगा। लेकिन अदर देन हिज वर्किंग आवर्स, जिस समय वो एज ए जुडिशियल एक्ट नहीं कर रहा है, उस समय अगर उसके सामने वो अक्यूज्ड कोई भी स्टेटमेंट देता है, तो फिर वो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन बन जाएगा, फिर वो जुडिशियल नहीं रह जाता। नहीं तो आप सोचें कि दिया तो मैजिस्ट्रेट को ही है, चाहे रात को 12 बजे फोन करके बताया हो, लेकिन बताया तो मैजिस्ट्रेट को है, लेकिन नहीं, फिर वो एक्स्ट्रा जुडिशियल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो उस समय दिया गया जिस समय वो जज एज अ जुडिशियल वर्क नहीं कर रहा था, जुडिशियली एक्ट नहीं कर रहा था। ठीक है, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। अब देखिए सेकंड पॉइंट को लेते हैं हम। सेकंड पॉइंट क्या है, दिस इज टू प्रूव जुडिशियल कन्फेशन, द पर्सन टू whom judicial confession is made need not be called as witness। जुडिशियल कन्फेशन किसे किया जाता है? मैजिस्ट्रेट को। कहाँ पे किया जाता है? कोर्ट में। अब मान लीजिए कि इस कोर्ट में उसको एक्विट कर दिया या उसको कन्विक्ट कर दिया, और फिर ये केस कहाँ गया? ये अपील में गया, हाई कोर्ट में अपील में गया। तो इसके ये सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी प्रोसीडिंग चली है ट्रायल में, वो सारी प्रोसीडिंग्स भी वहाँ पे जाएगी। उसने जो कन्फेशन दिया था, जुडिशियल कन्फेशन, वो भी उसमें लिखा हो जाएगा कि इसने ट्रायल कोर्ट में कन्फेस किया था इस बात को, अपने ये गिल्ट कन्फेस किया था। किसके सामने किया था? इस मिस्टर एक्स वाई जेड जज के सामने किया था, उसके सिग्नेचर हैं। तो क्या हाई कोर्ट में, अपीलेट कोर्ट में, उस जज को जिसके सामने ये कन्फेशन किया गया था, उस जज को एज ए विटनेस बुलाया जाएगा क्या कि बताइए कि आपके सामने इस पर्सन ने कन्फेस किया था क्या? नहीं। ये क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है, दैट इज जुडिशियल कन्फेशन के लिए विटनेस, जिस पर्सन के सामने कन्फेशन किया गया था, ऑब्वियसली जज के सामने, मैजिस्ट्रेट के सामने, उस मैजिस्ट्रेट को एज ए विटनेस बुलाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जुडिशियल प्रोसीडिंग की एविडेंटरी वैल्यू फुल प्रूफ होती है। लेकिन एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन में क्या होता है? एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन का मतलब है जो भी किसी अनदर पर्सन के सामने कन्फेशन किया गया है, तो ऐसी सिचुएशन में वो पर्सन जिसके सामने कन्फेशन किया है उसे एज अ विटनेस आना पड़ता है। फ्रेंड को, रिलेटिव को, नेबर को, स्ट्रेंजर को, टेम्पल में, किसी को भी अगर पर्सन ने कुछ कन्फेस किया, कुछ अपना गिल्ट एडमिट किया था, तो वो पर्सन जिसके सामने वो कन्फेशन किया गया, उस पर्सन को कोर्ट में एज अ विटनेस आके बताना पड़ेगा कि हाँ इसने मेरे सामने ये बात कन्फेस की थी। जुडिशियल कन्फेशन में विटनेस, एज अ विटनेस नहीं जाना पड़ेगा मैजिस्ट्रेट को, लेकिन एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन में द पर्सन इन फ्रंट ऑफ whom द कन्फेशन हैज बीन डन हैज टू अपीयर एज अ विटनेस। ठीक है, तो ये था सेकंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन जुडिशियल एंड एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। थर्ड पॉइंट में क्या लिखता है? जुडिशियल कन्फेशन कैन बी रिलाइड एज प्रूफ of guilt against the accused person if it appears to court to be voluntary and true। अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि ये जो एडमिशन है ये वॉलेंटरी है और पूरी तरह से बियॉन्ड एनी डाउट है, तो फिर जुडिशियल कन्फेशन को पूरी तरह से रिलाई किया जाएगा, यानी कि विश्वास किया जाएगा। और फोर्थ पॉइंट इसी से रिलेटेड आता है कि ऐसा मानते उस जुडिशियल कन्फेशन के बेसिस पे पर्सन को इवन कन्विक्ट तक किया जा सकता है, बिकॉज जुडिशियल कन्फेशन इज कंसिडर्ड टू बी अ सब्सटेंशियल पीस ऑफ एविडेंस। सब्सटेंशियल पीस ऑफ एविडेंस का मतलब उसे काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है एविडेंटरी वैल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड बेस्ड ओवर द जुडिशियल कन्फेशन
conviction can be held. ठीक है, लेकिन अगर हम आते हैं एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन के बारे में, तो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन के लिए क्या लिखा है, दैट इज एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन अलोन कैन नॉट बी रिलाइड, इट नीड्स सपोर्ट ऑफ अदर कोरोबरेटिव एविडेंसेस. जो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन है वो अकेला अपने आप में कन्विक्शन का ग्राउंड नहीं बन सकता. एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन में हमें साथ में कुछ और कोरोबरेटिव या फिर सपोर्टिव एविडेंस भी चाहिएंगे. सिर्फ अकेले एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन के बेसिस पे पर्सन को कन्विक्ट नहीं किया जाएगा, और अगर ऐसा किया जाता है तो ये एक जुडिशियस ग्राउंड नहीं रहेगा, इट विल बिकम वेरी अनसेफ. ठीक है, तो ये डिफरेंस था जुडिशियल कन्फेशन और एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन में. अब लास्टली हम बढ़ते हैं रिट्रैक्टेड कन्फेशन की तरफ कि रिट्रैक्टेड कन्फेशन क्या होता है. रिट्रैक्टेड कन्फेशन का मतलब है कि कोई अक्यूज्ड जिसने ट्रायल या फिर प्रोसीडिंग स्टार्ट होने से पहले एक एडमिशन किया और उस एडमिशन में उसने अपना गिल्ट एक्सेप्ट किया, लेकिन ड्यूरिंग द ट्रायल ही हैज डिनाइड हिज कन्फेशन, ही हैज रिप्यूडिएटेड हिज कन्फेशन. उसने अपने कन्फेशन को रिफ्यूज कर दिया ड्यूरिंग द ट्रायल. एक्सेप्ट कब किया था? बिफोर ट्रायल. उसने ट्रायल स्टार्ट होने से पहले तो एक्सेप्ट कर लिया था, हाँ मैंने ही किया है, लेकिन जब ट्रायल स्टार्ट हुआ तब उसने मना कर दिया. अब इसका मैं एक बिल्कुल रियल एग्जाम्पल आपको समझा देता हूँ, उससे आपको समझ में आ जाएगा. परसों की क्लास में एक केस को हमने डिस्कस किया था, साहू वर्सेस यूपी का कोई केस बता रहे थे जिसमें पर्सन ने मर्डर करके और अपने घर से ये बड़बड़ाता हुआ या चिल्लाता हुआ निकला कि हाँ आज मैंने सारी झंझट को खत्म कर दिया, जो लड़ाई झगड़े की वजह थी, जड़ थी, उसको समाप्त कर दिया, मैंने उसको मार दिया, झंझट खत्म हुई. तो इसको एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन मानेंगे क्योंकि वो पब्लिक में बोल रहा है, जज के सामने तो बोल नहीं रहा है, तो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन है. ट्रायल स्टार्ट होने से पहले ये उसने कन्फेशन कर लिया, लेकिन जब ट्रायल स्टार्ट हुआ वहाँ ट्रायल में जब उसके 164 के स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए गए, 164 सीआरपीसी के, तब अगर वो जज के सामने बोल देता है कि नहीं मैंने नहीं किया है मर्डर, मैंने वो तो गुस्से में कह दिया था, वो मैंने पागलपन में कह दिया था, आवेश में आके बोल दिया था, मैं मेंटल स्टेट मेरा ठीक नहीं था, कुछ भी XYZ, लेकिन ये जो ऑफेंस है ये मैंने नहीं किया है, यानी उसने अपने पहले दिए गए कन्फेशन से क्या किया, उसको रिफ्यूज कर दिया. तो ऐसे कन्फेशन को हम बोलते हैं रिट्रैक्टेड कन्फेशन. ठीक है, जो यहाँ लिखा है उसे और एक बार मैं रीड कर देता हूँ. रिट्रैक्टेड कन्फेशन इज अ स्टेटमेंट मेड बाय एन अक्यूज्ड, स्टेटमेंट अक्यूज्ड ने ही कहा है, बिफोर ट्रायल बिगिंस, ट्रायल स्टार्ट होने से पहले, by which he admits to have been committed the offense, और उसके द्वारा उसने एडमिट किया कि हाँ मैंने ऑफेंस किया है, but which he is repudiates, जो कि उसने मना कर दिया, उसको उससे पलट गया वो एट द ट्रायल. ट्रायल जब स्टार्ट हुआ तब उसने उस बात को खंडित कर दिया कि नहीं मैंने नहीं किया है. रिट्रैक्शन मीन्स टू रिफ्यूज प्रायर स्टेटमेंट. रिट्रैक्टेड कन्फेशन लिखा है ना, तो रिट्रैक्टेड का मीनिंग क्या है? अपने पहले दिए गए वाक्य से, अपने पहले दिए गए स्टेटमेंट से रिफ्यूज कर देना, मना कर देना, इसे कहते हैं रिट्रैक्शन. तो ये था हमारा डिटेल्ड स्टडी, डिटेल्ड डिस्कशन अबाउट द मीनिंग ऑफ कन्फेशन एंड द एविडेंटरी वैल्यू ऑफ कन्फेशन एंड द टाइप्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कन्फेशन. एविडेंटरी वैल्यू के हिसाब से मैंने बताया जुडिशियल कन्फेशन इज अ सब्सटेंशियल पीस ऑफ एविडेंस, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन इज अ वीक, that's why it needs a corroborative evidence. And retracted confession in which the guilt was admitted at a prior stage, prior to beginning of trial, but at a later stage during the trial the accused has denied his offense. So this was all about a detailed discussion about this one. अगर माइंड में किसी के भी कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, दोबारा ऐसे देखना चाहते हैं तो चैनल पे अपलोड हो जाएगा, वहाँ पे आप जाके इसको दोबारा देख सकते हैं. और किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो वहाँ पे भी कमेंट में लिख सकते हैं, अपने टेलीग्राम के ग्रुप में लिख सकते हैं, और यहाँ मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं.